तो बच्चों कल हमने कर लिया था nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा। अब जो उससे अगला टॉपिक आता है वो है हाइड्रोजन परमाणु का रेखीय स्पेक्ट्रम तथा उसकी व्याख्या। यह टॉपिक है हाइड्रोजन परमाणु का रेखीय स्पेक्ट्रम तथा उसकी व्याख्या। देखना, जिस प्रकार से हम श्वेत प्रकाश को प्रिज्म में से गुजारते हैं तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है और जो 7 रंगों की जो पट्टिका प्राप्त होती है उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। तो उसी प्रकार से हाइड्रोजन में भी रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। अगर हम हाइड्रोजन गैस को गर्म करते हैं तो उससे जो किरणें निकलती हैं उन किरणों का भी हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। देखना, ये था रेखीय स्पेक्ट्रम। जैसे कि अगर हम श्वेत प्रकाश को, यह है श्वेत प्रकाश को अगर इस प्रिज्म में से गुजारेंगे तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाएगा। इस प्रकार से वो 7 रंगों में विभाजित हो जाएगा और जो 7 रंगों की जो पट्टिकाएं प्राप्त होती हैं हमें वो पता है, उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। यानी कि इस प्रकार से जो 7 रंगों की पट्टिकाएं जो प्राप्त होती है उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। इसी प्रकार देखना, अगर हाइड्रोजन को हम गर्म करते हैं इस प्रकार से, इस पात्र में अगर हाइड्रोजन गैस को हम गर्म करें, इसको अगर हम गर्म करें, ये गैस है, तो इससे जो किरणें निकलेंगी, जो तरंगें निकलती हैं, किरणें निकलती हैं, वो भी, इनका भी एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। उसी स्पेक्ट्रम का हमें अध्ययन करना है और इस स्पेक्ट्रम के बारे में किसने बताया था? नील्स बोर ने बताया था। जैसे अगर हम इस हाइड्रोजन गैस को गर्म करेंगे तो इससे जो तरंगें निकलेंगी, इससे जो किरणें निकलेंगी, अगर उसको हम स्पेक्ट्रम पर प्राप्त करें तो उसमें भी रंगों की पट्टिकाएं हमें प्राप्त होती है और जो रंगों की पट्टिकाएं होती है वो रेखीय पट्टिकाएं हमें प्राप्त होती है लगातार। जैसे कि इस प्रकार से श्वेत प्रकाश में तो हमें पता है कि वॉयलेट हो गया, इंडिगो हो गया, बैंगनी हो गया, ग्रीन हो गया, येलो, ऑरेंज और रेड, इस प्रकार से प्राप्त होता है। यानी कि जो स्पेक्ट्रम होता था वो सतत स्पेक्ट्रम प्राप्त होता था, सतत स्पेक्ट्रम। लेकिन जो हाइड्रोजन में ऐसा स्पेक्ट्रम प्राप्त नहीं होता है, इसमें रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, विभक्त जिसको बोलते हैं, विभक्त स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। यानी कि जो रंगों का क्रम होगा वो इस प्रकार से लगातार नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि वॉयलेट आ गया तो ये नहीं कि यहाँ पर इंडिगो आएगा, ब्लू आएगा, ग्रीन आएगा, ये जरूरी नहीं है। ये 2 रंग नहीं भी आ सकते हैं, वॉयलेट के बाद में ग्रीन आ सकता है, ग्रीन नहीं आएगा तो रेड भी आ सकता है। यानी कि जो रंगों का क्रम है वो इसमें सतत है, वो प्राप्त नहीं होता है, जबकि रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। और जो रेखीय स्पेक्ट्रम के बारे में जो बताया था वो बताया था सबसे पहले नील्स बोर ने। जैसे कि हमें पता है कि ये ये नाभिक है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन है वो निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन है वो कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। अब जैसे ही अगर हमें ये देखना, ये इसको बोलते हैं निम्नतम ऊर्जा अवस्था, ये होती है निम्न ऊर्जा अवस्था, और इसको बोलते हैं उच्च ऊर्जा अवस्था। यह है उच्च ऊर्जा अवस्था, क्योंकि इनकी ऊर्जा हमें पता है, हमने कल निकाली थी। जो प्रथम ऊर्जा अवस्था होती है E1 बराबर वो होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो दूसरे की होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी होती है -1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसकी होती है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि जो इसको बोलते हैं, जैसे जितना माइनस का ज्यादा है उतनी हमें पता है निम्नतम ऊर्जा अवस्था, और यह है उच्च ऊर्जा अवस्था। यानी कि इसकी जो ऊर्जा होती है, इसकी एनर्जी होती है वो एकदम से फिक्स होती है, इसकी ऊर्जा भी एकदम से फिक्स होती है। यानी कि जो प्रत्येक कक्षाओं की ऊर्जा है वो फिक्स होती है। अब जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन है बाहर से ऊर्जा प्राप्त करेगा, और यानी कि इसको हम गर्म करेंगे या फिर इसको ऊर्जा देंगे,
इस प्रकार से अगर इसको हम ऊर्जा देंगे तो ये निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण कर जाएगा। तो ये नहीं है कि ये इसके सापेक्ष ये सारी की सारी उच्च ऊर्जा अवस्थाएं हैं। ये इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर भी जा सकता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी जा सकता है और इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में कहीं पर भी जा सकता है। लेकिन ये जाने के बाद में ये नहीं कि यहाँ पर ही रुक जाएगा, क्योंकि हमें पता है कोई भी जो चीज होती है वो अपनी निम्नतम ऊर्जा अवस्था में ही सबसे ज्यादा संतुलित होती है। कोई भी चीज है, कोई इलेक्ट्रॉन है, वो अपनी निम्नतम ऊर्जा अवस्था में ही रहना चाहता है, उच्च ऊर्जा अवस्था में नहीं रहना चाहता। यानी कि ये अपने हमें पता है इसकी सारी की सारी उच्च ऊर्जा अवस्थाएं हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रुकेगा 10⁻⁸ सेकेंड, यानी कि बहुत ही कम समय 10⁻⁸ सेकेंड रुकेगा और वापिस अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आएगा। यानी कि इस प्रकार से है 10⁻⁸ सेकेंड। यानी कि अगर हम बाहर से ऊर्जा देंगे इसको तो इलेक्ट्रॉन है अपनी निम्न ऊर्जा अवस्था से उच्च ऊर्जा अवस्था में संक्रमण करेगा और वहां पर 10⁻⁸ सेकेंड रुकेगा और रुकने के बाद है वापिस उसी अवस्था में लौट आता है। अब ये तो नहीं है देखना इस प्रकार से वापिस आएगा। अगर ये पहली ऊर्जा अवस्था में इस प्रकार से देखना, इसकी श्रेणियां बन जाएंगी। आगे में पता है बहुत सारी कक्षाएं हो सकती हैं, अनंत तक हो सकती हैं, ये अनंत तक है। तो इस प्रकार से बहुत सारी कक्षाएं बन जाएंगी, बहुत सारी श्रेणियां बन जाएगी। अगर अनंत से लेकर वो प्रथम कक्षा में आ रहा है तो जो श्रेणी बनेगी उस श्रेणी को बोलते हैं लाइमन श्रेणी, उस श्रेणी को बोलेंगे लाइमन श्रेणी। अगर वो दूसरी ऊर्जा अवस्था में आ रहा है, वो अगर दूसरी ऊर्जा अवस्था में आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे बामर श्रेणी। अगर इसी प्रकार देखना ये इस श्रेणियां होती हैं लाइमन, बामर, पासचन, लाइमन, बामर, पासचन, ब्रैकेट और फुंड। यानी कि अगर हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन अगर उच्च ऊर्जा स्तर से पहली ऊर्जा अवस्था में आ रहा है तो जो श्रेणी होगी वो होगी लाइमन श्रेणी। अगर दूसरे में आ रहा है तो बामर श्रेणी, अगर तीसरे में आ रहा है तो पासचन और चौथे में आ रहा है तो ब्रैकेट और जो पांचवें में आ रहा है तो फुंड श्रेणी होगी। अब देखना हमें इन्हीं श्रेणियों के लिए तरंग दैर्घ्य है ना, उस तरंग दैर्घ्य की गणना करनी है। यानी कि किस प्रकार से इन श्रेणियों की तरंग दैर्घ्य है, यानी कि यहाँ से लेके इसकी वेवलेंथ है वो किस प्रकार से आएगी। क्योंकि हमें पता है कि रंगों का बढ़ना है, यानी कि कहाँ पर है ज्यादा ब्राइटनेस होगा, कहाँ पर ज्यादा डार्क होगा, वो तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। तब हमें इन सभी श्रेणियों की तरंग दैर्घ्य है वो निकालनी है। और जो स्पेक्ट्रम जो देखा था सबसे पहले हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम देखा था वो 1885 में एक साइंटिस्ट था बामर, उसने प्राप्त किया था। उसने देखा था कि जो काली पृष्ठभूमि पर हाइड्रोजन की गैस की वो अनेक रेखाएं दिखाई देती हैं, उन अनेक रेखाओं को उसने श्रेणी कहा था। यानी कि अगर वो पहली ऊर्जा अवस्था में आ रही है तो वो श्रेणी होगी वह लाइमन, अगर वो दूसरी ऊर्जा अवस्था में आ रही है तो बामर और तीसरी में आ रही तो पासचन। इस प्रकार से जो श्रेणियां प्राप्त हुई थी, यानी कि देखना इस प्रकार से जो श्रेणियां हैं वो प्राप्त होती हैं। n=6, n=7 और ये अनंत मान लेते हैं। यह n=1, यह n=2, यह 3, यह 4, यह 5, यह 6, यह हो गए 7 और इसको हम मान लेते हैं अनंत। और इसकी ऊर्जा हमें पता है, प्रथम जो कक्षा की ऊर्जा होती है -13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी ऊर्जा होती है -1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी ऊर्जा होती है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस प्रकार से सभी की एक निश्चित ऊर्जा होती है। अगर जो हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन है वो उच्च ऊर्जा स्तर से अगर वो पहली ऊर्जा अवस्था में आ रहा है, इस प्रकार से ये इसकी उच्च ऊर्जा अवस्थाएं हैं सारी की सारी, अगर वो पहली ऊर्जा अवस्था में आता है तो जो श्रेणी बनेगी उसको हम बोलते हैं लाइमन श्रेणी। इस श्रेणी को बोलेंगे लाइमन श्रेणी, लाइमन श्रेणी। अगर हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा अवस्था से अगर दूसरी ऊर्जा अवस्था में आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे बामर श्रेणी।
ये जो श्रेणी है उसको हम बोलते हैं बामर श्रेणी। बामर श्रेणी। अगर हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जावस्था से तीसरी ऊर्जावस्था में आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे पास्टन श्रेणी। लाइमन बामर यह है पास्टन। अगर हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन चौथी ऊर्जावस्था में आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे ब्रैकेट श्रेणी। यह है ब्रैकेट श्रेणी। और अगर हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जावस्था से अगर पांचवी ऊर्जावस्था में आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे फुंड श्रेणी। ये जो श्रेणी होगी ये होगी फुंड श्रेणी। और ये जो श्रेणियां पाई जाती हैं, ये जो लाइमन श्रेणी होती है वो स्पेक्ट्रम के पैराबैंगनी क्षेत्र में पाई जाती है। पैराबैंगनी क्षेत्र में पाई जाती है ये जो श्रेणी होती है। ये जो बामर श्रेणी है ये दर्शक क्षेत्र में पाई जाती है, दर्शक क्षेत्र में। और जो पास्टन श्रेणी है ये पाई जाती है अवरक्त क्षेत्र में, और ये भी अवरक्त क्षेत्र में पाई जाती है, और ये भी अवरक्त क्षेत्र में पाई जाती है। और जो अपना जो 17 का चैप्टर है उसमें इन सभी श्रेणियों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे कि कैसे पैराबैंगनी श्रेणियों की तरंग दैर्घ्य कितनी होगी, दर्शक क्षेत्र जो श्रेणी है या दर्शक क्षेत्र है उसकी तरंग दैर्घ्य कितनी होगी। अब देखना हमें इन सभी की जो लाइमन है, बामर है, पास्टन, ब्रैकेट और फुंड, इन सभी श्रेणियों की तरंग दैर्घ्य की गणना करनी है। ये तो निम्नतम तरंग दैर्घ्य निकालनी है और एक उच्चतम तरंग दैर्घ्य इसकी निकालनी है, वो निकालेंगे अभी। यानी कि जो अब हमें इनकी जो लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट और फुंड जो श्रेणियां आई थी उन श्रेणियों के लिए हमें तरंग दैर्घ्य निकालनी है। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला ना वो निकालेंगे, हाइड्रोजन परमाणु के विकिरण की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करने का फॉर्मूला निकालते हैं। तो देखना, हाइड्रोजन परमाणु के विकिरण की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना। पहले इसके फॉर्मूला निकालेंगे, बाद में सभी श्रेणियों के लिए तरंग दैर्घ्य निकालेंगे। तो देखना, जो आपने बोर के मॉडल पढ़ा था वो तीसरी परिकल्पना से स्टार्ट करते हैं। देखना, बोर की तीसरी परिकल्पना से, बोर की तृतीय परिकल्पना से। तो देखना, बोर की तीसरी परिकल्पना क्या होती है कि जब इलेक्ट्रॉन है वो एक स्थायी कक्षा से दूसरी स्थायी कक्षा में संक्रमण करता है तो दोनों की ऊर्जाओं का अंतर है वो फोटोन की ऊर्जा के बराबर होता है ना। तो देखना, ये फॉर्मूला था En2 माइनस En1 बराबर h न्यू। ठीक है। अब देखना, अगर आपने पिछले वाला अगर वीडियो जो नहीं देखा है, अगर वो आपको पता है तभी हम यहाँ पर आगे कर पाएंगे। देखना, जो इससे पिछले का पीछे जो टॉपिक था हमारा वो था nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ज्ञात करना। तो उसका जो लास्ट जो इक्वेशन आई थी En बराबर वो क्या फॉर्मूला था, माइनस m e की पावर 4 बटा 8 एप्सिलॉन नॉट की स्क्वायर, 8 एप्सिलॉन नॉट की स्क्वायर h की स्क्वायर और 1 अपॉन n की स्क्वायर। ये फॉर्मूला था। En बराबर माइनस m e की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट की स्क्वायर h की स्क्वायर 1 अपॉन n की स्क्वायर। ये जो nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा थी। अब देखना, इसको En1 के रूप में लिख सकते हैं इसे, En1 बराबर माइनस m e की पावर 4 बटा 8 एप्सिलॉन नॉट की स्क्वायर h की स्क्वायर 1 अपॉन n1 की स्क्वायर। इसी प्रकार से En2 बराबर माइनस m e की पावर 4 बटे 8 एप्सिलॉन नॉट की स्क्वायर h की स्क्वायर 1 अपॉन n2 की स्क्वायर। अब देना, En1 का मान भी है, En2 का मान भी है, ये दोनों मान इसमें रख देते हैं बोर की तीसरी परिकल्पना में। तो देखना, h न्यू बराबर En2 का मान ये रहा
माइनस एम ई की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट की स्क्वायर एच की स्क्वायर 1 अपॉन n2 की स्क्वायर माइनस, देखना एक माइनस ये है एक माइनस ये है, प्लस एम ई की पावर 4 बटा 8 एप्सिलॉन नॉट की स्क्वायर एच की स्क्वायर 1 अपॉन n1 की स्क्वायर। ठीक है, अब देखना आगे एच न्यू बराबर, इसमें देखना ये कॉमन आ जाएगा, एम ई की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट एच की स्क्वायर इसमें भी है और इसमें भी है, ये हम कॉमन ले लेते हैं। एम ई की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट की स्क्वायर एच की स्क्वायर, ये पहले लिख लेते हैं, प्लस 1 अपॉन n1 की स्क्वायर माइनस ये है 1 अपॉन n2 की स्क्वायर। अब देखना आगे, न्यू बराबर हमें पता है c अपॉन लेमडा, तो यहां से रख देते हैं, ये आ जाएगा एच सी अपॉन लेमडा बराबर एम ई की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट की स्क्वायर एच की स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n1 की स्क्वायर माइनस n2 की स्क्वायर। अगर हम इसे 1 अपॉन लेमडा बराबर करेंगे तो एच सी से गुणा हो जाएगा, एम ई की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट की स्क्वायर एच की पावर 3 और सी 1 अपॉन n1 की स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 की स्क्वायर। और जो ये जो सारी के सारी जो राशि होती है वो होते हैं नियतांक होते हैं, क्योंकि इन सभी का मान हमें पता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी हमें पता है 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31, ये का मान भी पता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19, एप्सिलॉन नॉट का भी पता है 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस 12, प्लांक नियतांक है 6.62 गुणा 10 की पावर माइनस 34 और प्रकाश का वेग 3 गुणा 10 की पावर 8। इसलिए इस नियतांक को हम लिख लेते हैं r के बराबर, और यह है 1 अपॉन n1 की स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 की स्क्वायर। और जहां r होता है रिडबर्ग नियतांक होता है, r होता है रिडबर्ग नियतांक, r है रिडबर्ग नियतांक, यानी कि r बराबर आ गया 1 अपॉन n1 की स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 की स्क्वायर, और जिसका मान होता है 1.097 गुणा 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स। तो ये मान अगर यहाँ पर रखेंगे तो 1 अपॉन लेमडा बराबर आ जाएगा 1.097 गुणा 10 की पावर 7 1 अपॉन n1 की स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 की स्क्वायर। यह है विकिरण की तरंग दैर्घ्य निकालने का फॉर्मूला आ गया है। अब इससे लाइमर बामर पासन जो सारी की पांचों श्रेणियां हैं उसके लिए हम तरंग दैर्घ्य की गणना करेंगे।